हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा सभी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि मैंने फिजिक्स की भी पेपर में जैसे बताया था, वही सब आपके जो है पेपर में पूछे गए थे सबसे ज़्यादा। तो आप लोग भी इन क्वेश्चनों को जो जो मैं बताऊंगा उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोललता में क्या संबंध है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं और इसका मोललता में क्या संबंध है, ये भी आपको इसमें पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो विलयन और विलायक क्या कर रहा है कि विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। विलयन और विलायक के जो है क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। और इसका जो होता है सूत्र, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल्टा टी बी क्या कर रहा है कि क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल होता है मोललता, जिसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी एम। के बी एम क्या है, यहाँ पर मोललता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जहाँ पर के बी क्या है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिख रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राउल्ट का नियम तथा उनकी सीमाएं को लिखिए। राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं को लिखिए। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार और 3 नंबर में पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप लोग तो हर हाल में तैयार कर लीजिए। कुछ केमिस्ट्री में आपके ऐसे जो है इंपॉर्टेंट नियम हैं जिन्हें आपको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपके हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग हर हाल में तैयार कर लेना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाइयों को भी आप लोग बता दीजिएगा कि इस पर आपको 12th की आगे भी तैयारी इस पर कराई जाएगी। तो आप लोग को इसको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार क्या करा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक के अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और इसकी सीमाएं देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से। सीमाएं में आप लोग क्या लिखेंगे कि यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होता है? यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरा है कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तो यहीं पर तीसरा यहाँ पर इनकी सीमाएं में है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे नंबर आपको क्वेश्चन देख लीजिए कि तीसरा नंबर यहाँ पर अच्छे तरीके से इसी में क्वेश्चन को देख लीजिए कि मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए, इसकी इकाई बताइए। मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए और इसकी इकाई बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोलरता क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए कि 1 लीटर बिलियन में क्या कर रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय में मोलों की संख्या बटे में आयतन लीटर में होता है। विलय में मोलों की संख्या और बटे में आयतन लीटर में होता है। वहीं पर मोललता देख लीजिए यहाँ पर कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1000 विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को
मोललता कहते हैं और इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। मोललता बराबर होता है 1000 इंटू विलय के मोलों की संख्या, 1000 इंटू विलय के मोलों की संख्या अपान में होता है विलायक की मात्रा, ग्राम में होता है। विलायक की मात्रा किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। तो इसको आप लोग, इस सूत्र को आप लोग अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपके जो है न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा इसके सूत्र को। तो चलिए हम लोग का दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से, तीसरा भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मोलरता तथा मोललता की परिभाषा और इसकी इकाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखिए, तो देखिए हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि परासरणी क्या करा है कि परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं, परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, वान-हाफ गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम माप का अनुपात परासरणी गुणांक कहलाता है। वान-हाफ गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम माप क्या होता है? चरम माप का अनुपात होता है जो परासरणी गुणांक कहलाता है। परासरणी गुणांक बराबर होता है वान-हाफ का गुणांक का प्रेक्षित मान और वान-हाफ का चरम माप। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि परासरणी गुणांक क्या होता है और इसका सूत्र भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सूत्र क्या होगा? वान-हाफ गुणांक का प्रेक्षित मान और वान-हाफ का चरम माप। तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है और इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको चौथा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समपरासरणी विलयन किसे कहते हैं? समपरासरणी विलयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है, ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब जो होता है समान होता है, परासरणी विलयन कहलाता है। तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों इस वीडियो को बनाने में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग एक जरूर कर दिया कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि परासरणी विलयन क्या होता है कि ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है परासरणी विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली के पृथक करने पर परासरण क्रिया नहीं होती है। ऐसे विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वां नंबर देख लीजिए कि नर्मलता तथा मोलरता में संबंध आपको बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ये संबंध आपको बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो इस संबंध को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि नर्मलता तथा मोलरता में संबंध। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, क्योंकि ये आपको 2 नंबर या 4 नंबर में ये संबंध आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि परिभाषा से, किससे? परिभाषा से देखते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। परिभाषा से क्या है? नॉर्मलता की जो सूत्र होता है आपको सबसे पहले यहाँ पर मालूम होना चाहिए। नॉर्मलता का सूत्र होता है 1000 इंटू W अपान में E इंटू भी होता है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार मोलर का जो सूत्र होता है यहाँ पर देख लीजिए कि 1000 इंटू W अपान M भी इंटू में भी होता है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए कि समीकरण 1 व 2 में जब भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ पर जान लीजिए। नर्मलता बटे यहाँ पर कर देंगे मोलरता। क्या करेंगे? नर्मलता यहाँ पर बटे क्या कर देंगे? मोलरता। उसको यहाँ पर रखकर 1000 से 1000 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये W से ये W कैंसिल हो जाएगा और ये जो है भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? एम भी, यहाँ ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर एम भी और बटे में क्या बचा? ई बचा। तो यही बचा हम लोग का। तो यहाँ पर नर्मलता बटे मोलरता हो जाएगा एम भी, बट्टे में क्या हो जाएगा? ई। तो इसी को यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो नर्मलता इंटू ई बराबर हो जाता है मोलरता इंटू एम भी। तो यही जो है आपका जो है नर्मलता तथा मोलरता में संबंध निकल के आ जाता है। क्या आ जाता है? संबंध आपका निकल के आ जाता है। तो इसको आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो देखिए हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि कोलराउस का नियम लिखिए और इसकी उपयोग लिखिए। कोलराउस का नियम लिखिए और इसकी उपयोग, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको 3 नंबर में आपको हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही सरल है, यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक नज़र आप लोग देख लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में इसको मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए इस नियम के अनुसार क्या करा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। यहाँ पर आप लोग को समीकरण में दिख भी रहा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर उपयोग में क्या लिखेंगे, देख लीजिए कि उपयोग में लिखेंगे अच्छे तरीके से कि उपयोग में कोलराउस के नियम की सहायता से क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की जो है गणना की जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की जो है गणना की जाती है, किससे सहायता से, कोलराउस की नियम की सहायता से। तो आपको इसका उपयोग भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि नरेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। क्या कर रहा है कि नरेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि नरेस्ट समीकरण क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि नरेस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा धातु आयनों की सांद्रता m⁴n+ में निम्न संबंध होता है। धातु आयनों की सांद्रता m⁴n+ में निम्न संबंध होता है। जहाँ पर इसका जो समीकरण होता है, यहाँ पर समीकरण ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका समीकरण आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। समीकरण आप लोग देख लीजिए कि क्या करा है कि E होता है, यहाँ पर देखिए E E0 - 2.303 RT अपान में क्या होता है NF और log 10, और यहाँ पर कोष्ठक में क्या हो जाता है mn⁴+ यहाँ पर हो जाता है। तो यही आपका जो है इसका जो है आपका समीकरण होता है। जहाँ पर R जो होता है, यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर R गैसीय नियतांक, तो वहीं पर F जो है फैराडे नियतांक, और यहाँ पर T जो है परम ताप है। क्या है, T परम ताप है। तो आपको नरेस्ट समीकरण की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या करा है कि सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में क्या करा है कि किसी विद्युत परिपथ में क्या करा है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे EMF से भी प्रदर्शित किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 10वां नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। विशिष्ट चालकता क्या है और इसकी इकाई बताइए। तो यहाँ पर जान लीजिए कि किसी विद्युत अपघट्य में क्या करा है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। और विशिष्ट चालकता बराबर होता है, यहाँ पर जान लीजिए कि 1/ρ होता है। इसका जो सूत्र होता है विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ होता है। तो 10वां नंबर भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेनरी का नियम तथा उसकी सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम आपको बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हेनरी का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार क्या करा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर क्या करा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। और यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर जान लीजिए M∝P, यानी कि समानुपाती होता है M∝P
पी, तो जब प्रपोर्शनल को हटाया जाता है तो यहाँ पर के एच जुड़ जाता है। के एच क्या होता है, यहाँ पर ये प्रपोर्शनल को हटाते हैं तो के एच जुड़ जाता है और पी हम लोग का पहले से था। तो यहाँ पर जो होता है एम इक्वल टू क्या हो जाता है, के एच पी, जहाँ पर एम घुली हुई गैस है, जहाँ पर एम जो है यहाँ पर घुली हुई गैस है, तो वहीं पर के एच जो है हेनरी नियतांक, इसे हेनरी नियतांक बोला जाता है। किसको, के एच को, तो हेनरी नियतांक बोला जाता है। तो वहीं पर पी जो है दाब है, पी क्या है, दाब है। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसके नियम की सीमाएं में देख लीजिए, हेनरी के नियम की सीमाएं में क्या लिखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। इस चित्र को भी आप लोग बनाकर दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझे कि जो है लड़का आपको जो है थोड़ा जानकार है, इसीलिए आपको चित्र से बनाकर समझाया है। तो आप लोग चित्र भी इसका आप लोग बना दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हेनरी के नियम की यहाँ पर देख लीजिए सीमाएं में क्या लिखेंगे कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। ये जो है निम्न दाब और उच्च दाब पर कार्य करता है। तो वहीं पर तीसरा जो इनके सीमाएं में कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ये उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देख लीजिए कि 12 नंबर क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि रासायनिक श्रेणी क्या है, 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके 3 प्रमुख लक्षण लिखने को आते हैं पेपर में। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। चैप्टर जो है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस चैप्टर को आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा क्योंकि उस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रासायनिक श्रेणी क्या है और 3 प्रमुख लक्षण क्या होता है यहाँ पर जान लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से क्या होता है, धातुओं के उन मानक इलेक्ट्रोड विभव के बदलते क्रम में रखने पर, धातुओं के उन मानक इलेक्ट्रोड विभव के बदलते क्रम में रखने पर, यानी कि बदलते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। धातुओं को उन मानक इलेक्ट्रोड विभव के बदलते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक श्रेणी जो प्राप्त होगी जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। इसका प्रमुख लक्षण देख लीजिए कि प्रमुख लक्षण क्या होता है यहाँ पर जान लीजिए। प्रमुख लक्षण में लिखेंगे यहाँ पर कि ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु अधिक प्रबल अपचायक होती है। ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु जो होती है अधिक प्रबल अपचायक होती है, अधिक प्रबल अपचायक होती है। दूसरा यहाँ पर इसके लक्षण, दूसरे लक्षण में क्या लिखेंगे यहाँ पर जान लीजिए कि दूसरे लक्षण में लिखेंगे यहाँ पर देखिए दूसरे लक्षण में लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो होता है धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर जो है घटती है। ऊपर के से नीचे की ओर क्या होती है, इसकी जो सक्रियता होती है घट जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर जान लीजिए इसके तीसरे जो लक्षण में क्या लिखा है यहाँ पर जान लीजिए कि तीसरा लक्षण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण जो होता है ऊपर से नीचे की ओर घटती है। धातुओं का धन विद्युतीय जो लक्षण होता है ऊपर से नीचे की ओर जो है घटती है। तो आपको यहाँ पर तीसरे भी लक्षण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग उसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 कह रहा है। यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अभिक्रिया की आणविकता यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे। अच्छा इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर जान लीजिए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली सभी अभिकारकों की कुल न्यूनतम अणुओं की संख्या, सभी अभिकारकों के कुल न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। उस अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से अभी याद हो जाएंगे। बाद में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस ढंग से बताऊंगा जो आपको अभी याद हो जाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली सभी अभिकारकों का कुल न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि में, अभिक्रिया की कोटि में क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए। अगला हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो लिखेंगे
कि अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या, अभिकारकों की अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के वेग के निर्धारित करता है, अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है, जिसका सांद्रण जो होता है अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो एक बार फिर से देखिए कि अभिकारकों के अणुओं की वह न्यूनतम संख्या, अभिकारकों की अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, जिसका सांद्रण जो है अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको पता हो गया होगा कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या परिभाषा है, इसका आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो यहाँ पर जान लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लिगेंड क्या है, क्या कर रहा है कि लिगेंड क्या है और लिगेंड की परिभाषा लिखिए। लिगेंड क्या है और लिगेंड की परिभाषा लिखने को आते हैं, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। लिखेंगे कि वे परमाणु जो संकर्ण यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। वे परमाणु जो संकर्ण यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक दंती लिगेंड को क्या कहते हैं। एक दंती लिगेंड की परिभाषा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हेडिंग है एक दंती लिगेंड। तो वे लिगेंड क्या कर रहा है कि वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु होता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। उसी प्रकार द्विदंती लिगेंड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, द्विदंती लिगेंड में लिखेंगे कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, उसे द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो इसको आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की वेग से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अभिक्रिया की वेग से क्या समझते हैं कि किसी अभिक्रिया में एकांक समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों का सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। किसी अभिक्रिया में एकांक समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों का सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाती है। किसी अभिक्रिया में एकांक समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों का सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो आपको अभिक्रिया के वेग में अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 3 प्रमुख लक्षण में क्या लिखेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए। पहला लक्षण लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ये क्या हो जाएगा, पहला आपका लक्षण हो जाएगा। वहीं पर दूसरा देख लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण पर पालन करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है निम्न समीकरण की पालन करती है। जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर समीकरण क्या है कि T = 2.303 अपान में K log 10 और यहाँ पर A/A-x, ये जो है आपका समीकरण है। तो यहाँ पर उसके बाद अगला जो देख लीजिए कि अगला क्या है कि अगला जो आपका जो है इसका प्रमुख लक्षण क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कर रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुणा बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुणा बढ़ जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता जो है n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 16 नंबर भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये भी आपके जो है 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए अच्छे तरीके से क्या कर रहा है कि संक्रमण तत्वों का संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्न कारण से होता है। संक्रमण तत्वों का जो है संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति जो होती है निम्न कारणों से होता है, जिसमें पहला कारण है कि संक्रमण धातु आयन का आकार छोटा व नाभिकीय आवेश के अपेक्षाकृत ऊंचा होता है।
संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा व नाभिकीय आवेश के अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है, जिससे ये अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे ये अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि लिगेंड द्वारा क्या करा है कि लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। लिगेंड द्वारा जो होता है, लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लेंथेनाइट तत्वों को दो उदाहरण दीजिए, उनके दो प्रमुख उपयोग लिखिए। लेंथेनाइट तत्वों के दो उदाहरण दीजिए और उनके दो प्रमुख उपयोग लिखिए, जिसमें यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि लेंथेनाइट तत्वों के उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए कि सीरियम और ड्यूटीशियम। क्या कर रहा है कि सीरियम और ड्यूटीशियम है यहाँ पर इसका उदाहरण, और इसका उपयोग में देखा जाए तो यहाँ पर उपयोग देख लीजिए। उपयोग में लिखेंगे कि सीरियम फास्फेट का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सीरियम फास्फेट का उपयोग जो होता है पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वहीं पर अगला जो यहाँ पर उपयोग है कि सीरियम के मिश्र धातुओं का उपयोग अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। सीरियम का मिश्र धातुओं का उपयोग अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपको लेंथेनाइट तत्वों के उदाहरण और उसके दो उपयोग भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर संक्रमण तत्व या यफ बला के तत्व क्या होते हैं। अंतर संक्रमण तत्व या यफ बला के तत्व क्या होते हैं, तो यहाँ पर जान लीजिए क्या होता है। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं अंतर संक्रमण तत्व या एफ बला के तत्व कहलाते हैं। अंतर संक्रमण तत्व या एफ बला के तत्व कहलाते हैं। वहीं पर 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्वों के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व होते हैं, उनका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो विभिन्न क्यों होता है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि क्यों विभिन्न होता है। यहाँ पर देखिए कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि NS ऑर्बिटल और N-D ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। NS ऑर्बिटल और N-1D ऑर्बिटल दोनों जो होता है इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिसके वजह से संक्रमण तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो भिन्न होता है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन को। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। संक्रमण तत्वों को लक्षण का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या करा है कि संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, संक्रमण तत्वों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले संक्रमण तत्व जान लीजिए। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के जो होता है डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसके जो है यहाँ पर लक्षणों का देख लीजिए, वर्णन कर दीजिएगा। जिसमें से पहला लक्षण है कि अनुचुंबकीय लक्षण। क्या होता है? अनुचुंबकीय लक्षण। इसमें लिखेंगे कि इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। इनमें जो होता है अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि डी उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डी उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा लक्षण लिखेंगे कि धात्विक गुण। क्या होता है? धात्विक गुण। धात्विक गुण में लिखेंगे कि धातु तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धातु तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला यहाँ पर इसके लक्षण में देखिए कि परिवर्तित संयोजकता। क्या होता है? परिवर्तित संयोजकता। इसमें लिखेंगे कि परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके एस ऑर्बिटल के अतिरिक्त डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। एस ऑर्बिटल के अतिरिक्त जो होता है जो है डी ऑर्बिटल भी जो है रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि जो है संक्रमण तत्व आप क्या समझते हैं और संक्रमण तत्वों के लक्षणों को वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया हूं, लगभग 20 से 21 आपको क्वेश्चन बताया हूं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप लोग केमिस्ट्री में जो है इन प्रश्नों से ही आपको 50 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपको यही सब आपको प्रश्न को तैयार करना है, ज़्यादा और आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आपको जितना मैं बताया हूँ सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपको 100% पेपर में
पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बाद मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।